जो भी हम सोचते हैं, करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, ये सवाल का जवाब सरल हो जाता है जब हम किसी ऐसी शख्सियत से मिल जाते हैं। नमस्कार, मैं निधि हूँ आपके साथ और आज के इस कार्यक्रम शख्सियत में आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो अपने आप में एक किताब है और ना सिर्फ एक्सपीरियंस की बात है बल्कि सॉल्यूशन की बात है और एक ऐसी पोजीशन की बात है जो कि मार्गदर्शक का काम कर रही है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर बीवी रमणा जी जो कि डायरेक्टर हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। दूरदर्शन के सारे श्रोताओं को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र की तरफ से सबको आदर स्वागत है और इस चर्चा में भाग लेते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। प्रोफेसर, जब भी हमारी एक सपने की बात होती है, ज़िंदगी की शुरुआत होती है तो हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं अपनी लाइफ में, हमने ये करना है, ऐसे आगे बढ़ेंगे जी। एक स्टूडेंट से लेकर आज इस उपलब्धि तक पहुंचे हैं आप जी। तो अपने आप को आप किस तरीके से इस बदलाव के साथ जोड़ते हैं? जी, अगर मेरी एजुकेशन लाइन की आप बात कर रहे हैं या मेरे ड्रीम्स की बात कर रहे हैं तो मैं सर्वप्रथम यही कहूँगा कि स्कूल डेज से ही मेरा एक शिक्षक बनने का कार्यक्रम शुरू हो गया था। बच्चों को भी शिक्षा देता रहता था और धीरे धीरे मुझे लगा कि इस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ सकता हूँ और अच्छा काम कर सकता हूँ। तो आज के दिन में मेरा 35 साल का शैक्षणिक अनुभव हो चुका है एजुकेशन लाइन में और बहुत सारे नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस में काम करने का सौभाग्य प्राप्त है, जिसमें मेरी शुरुआत जो हुई है वो आरईसी कुरुक्षेत्र से हुई है, जिसका आज का नाम है एनआईटी कुरुक्षेत्र। इनफैक्ट प्रोफेसर, हम ये जो आपके जितना भी कार्यकाल रहा है उसको भी अपने सारे दर्शकों के साथ एक विजुअल्स माध्यम से भी जोड़ रहे हैं। जी जी सर। जी, तो देखिए, ऐसे सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता कि जहाँ पे आपने अपनी शिक्षा जगत में शुरुआत की है वहीं पे 27 साल बाद फिर वापसी एक डायरेक्टर के रूप में आना, ये तो कृष्ण लीला मानता हूँ। सर्वोच्च पद प्राप्त करना और दूसरा कुरुक्षेत्र में रहना अपने आप में ही अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। और जो कर्म की भी स्थली है, जी है और फल भी आपको ऑटोमेटिकली बिन मांगे प्राप्त हुआ है। जी 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 जी। तो मैं इसी दिन बसंत पंचमी के दिन 5 फरवरी 22 में मैंने डायरेक्टर का कार्यभार संभाला है जी। तो तब से लेके आज फिर 3 साल पूरे हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि जो भी हमारी उपलब्धियां हैं, जो भी हमने आगे बढ़ाया है, उसको हम हमारे नई विद्या नीति के बल पर और विश्व गुरु बनने का जो सपना है हमारा, तो उसको हम साकार करने के लिए मुझे लगता है विद्या ही एक ऐसा माध्यम है। एजुकेशन इज़ सच ए वंडरफुल टूल कि हमें विश्व गुरु बना के ही रखेगा। जैसे आपने देखा होगा पुराने हमारे गुरुकुल आश्रम्स हैं, जैसे तक्षशिला है, विक्रमशिला है, तो ये सब एक उच्च स्तर के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे और पूरे विश्व के जो नागरिक हैं वो यहाँ आके पढ़ते थे। एजुकेशन हब अगर बात करें कहलाता था। तो मुझे वो ख्वाब पुनः नज़र आता है कि आने वाले 20 साल में हम विश्वगुरु बन के ही रहेंगे, लेकिन उसके लिए काफ़ी परिश्रम करना होगा और काफ़ी कार्यक्रम आगे बढ़ाना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। लेकिन मेरा पूर्णतः मानना ये है कि विद्या ही ऐसा एक माध्यम है और ख़ास करके हम टेक्नोलॉजी के युग में हैं और मैं ऐसे एक संस्था से आ रहा हूँ जहाँ टेक्निकल एडवांसमेंट्स भी हमें देखना चाहिए और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हमारा ख्वाब है कि सोशल इंक्लूजन, सबके साथ सबका विकास, समग्र विश्वास लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम इसको हासिल करेंगे ही आने वाले दिनों में। तो लेकिन मेरी जब शुरुआत 22 में हुई है कुरुक्षेत्र में जी। तो हमने, आपको याद होगा, कोरोना का काल था। 2 साल हम लोग घर में ही थे और एजुकेशन ऑनलाइन हुआ करता था। तो जैसे ही कार्यभार संभाला, मैं जब एनआईटी में पहुंचा, मुझे वीरान रास्ते नज़र आ रहे थे, हॉस्टल्स में बच्चे नहीं थे। तो हमारा पहला जो ये ऑब्जेक्टिव या आपको जो चैलेंज कह लीजिए,
तो हमारा यही था कि हम कैसे सारे बच्चों को वापस हॉस्टल्स में लेके आए। इसको हमने स्टैगरिंग रूप में लिया, क्योंकि उस टाइम थोड़ा कोरोना नीचे आ रहा था, तो हमें लगा कि पता नहीं आगे का दिन कैसे होगा, इसलिए स्टैगरिंग का मतलब होता है पहले पीएचडी के बच्चों को लाएं, फिर एमटेक के बच्चों को लाएं, फिर धीरे धीरे बीटेक के बच्चों को भी लाएं। ये अब 3 साल का जो जितना जब से आपने 2022 से ज्वाइन किया, हाँ। तब से लेकर अब तक का जो एकेडमिकली, अगर हम, क्योंकि हम विजुअल्स के माध्यम से एनआईटी कुरुक्षेत्र के कैंपस के साथ भी जोड़ रहे हैं, जो अपने आप में बहुत विशाल है, खूबसूरत है। जी, एनआईटी कुरुक्षेत्र एनआईटी का जो टैग मिला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो 2002 में मिला है। 2 में। तो अभी लेके आप 20-25 साल की जब आपने ज्वाइन किया तो 20वां साल मना रहा था वो? हाँ, नहीं, जब मैं ज्वाइन कर रहा था तो वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग 60 इयर्स। ओके। यानी डायमंड जुबली। उससे पहले जब मैंने ज्वाइन किया, उस टाइम तो हमारा 90s का था, तो 50 इयर्स भी पूरे नहीं हुए थे, तो वो धीरे धीरे वो आरईसी से आगे बढ़ा। आरईसी जब बना था 1962 में बना था, जिसमें 120 बच्चे हुआ करते थे, जो कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग माध्यम से पढ़ा और एनआईटी वो बना 2002 में। 2002 में बना था, तो काफ़ी लंबा समय था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो जर्नी 60 इयर्स का है, ग्रोथ जो है वो नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं रहा। आज के डेट में हमारे पास 6000 बच्चे हैं, तो 10 गुना स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ बढ़ चुका है, और कोर्सेज भी हमने ऐड किए हैं बहुत सारे, जो कि अलाइन करता है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी, और अलाइन करता है हमारा विश्वगुरु बनने का रास्ते में भी, जो कि जब तक हमारा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं होगा, जब तक हम इंडिया में प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ये सब नहीं करेंगे, तब तक हम विश्वगुरु के पायदान पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जहां आपको आगे ले जाएगा। सर, जैसे आपने मेंशन किया बीच में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और विकसित भारत की तरफ बढ़ने का जो हमारा उद्देश्य है, जिसकी तरफ हम स्टेप्स तो बढ़ाने शुरू कर चुके हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो आप इसको लेकर आए हैं, इम्प्लीमेंट किया है, तो आप किस तरीके से इसे देखते हैं कि कैसे ये बदलाव की तरफ अगर आप शुरुआत देखेंगे 2022 में, जैसे मैंने शुरू किया, हाँ जी, कोरोना का काल से पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये राष्ट्रीय विद्या नीति लेके आए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन 2 साल उसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी धीरज थी, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का मोड था। हाँ जी। तो जैसे ही 22 में मैंने कार्यभार संभाला, मेरे लिए एक मौका भी था, एक सिचुएशन ऐसा था कि कोरोना फेड आउट हो रहा था, और हमें आगे सोचने के लिए और आगे की प्रणाली का जो भी आगे ले जाना है, उनके बारे में सोचने के लिए भी समय मिला था। तो सबसे पहले कोरोना का इफ़ेक्ट कम हो गया, तो हमने आगे बढ़ के, दूसरा विद्या नीति 2022 से, यानी पहला बिंदु अगर विद्या नीति का देखेंगे, उसका है होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, और तीसरा लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाना, कंप्लीट, जिसमें मोर एम्फेसिस दे रहे हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हमारी मोर लोकल लैंग्वेज या मदर टंग में ज़्यादा होती है। बिल्कुल। और दूसरा आप देखेंगे कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं 17, SDG 17, अगर इसमें भी अगर देखेंगे हम, तो एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम पूरी SDG 17 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूर्ण कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ विकसित भारत का जो ये संकल्प है, इसमें आप मानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी मील का पत्थर साबित हो रहा है? बिल्कुल होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि जब तक हम समग्र विकास की बात नहीं करते बच्चों की, और जब तक हम टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं आता हूँ टेक्नोलॉजी फ्रंट से, तो जब तक टेक्नोलॉजी को हम इंटीग्रेट ना करें इस एजुकेशन के साथ, और दूसरी बिंदु है वो ये है कि अगर हम SDG 17, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपके सामने आएंगे जो सोशल इंक्लूसिवनेस नहीं है, जैसे हंगर है, पॉवर्टी है,
हेल्थ है या क्लाइमेट चेंजेस लीगल है नॉलेज के ऊपर या बात या है, हाँ। फिर लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन ओशन, लाइफ इन वाटर, सस्टेनेबल सिटीज है। बिल्कुल। बिल्कुल। ये सभी का अगर उभार होना है तो ये सभी एसडीजी एक तरह से हमें एक चैलेंजेस थ्रो कर रहा है कि आगे आने वाले विश्व को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो अगर ये बात है तो शुरुआत तो एजुकेशन से ही होगा, चाहे नेचर को समझने की बात हो या फिर अपने राइट्स को जानने की बात हो, इक्वालिटी की बात हो, एवरीवेयर अगर हमने डेवलपमेंट की बात करनी है तो एसडीजी के साथ जुड़ना सारी चीजें जो है एक बिंदु पे आके रुकती है, वो है हमारा राष्ट्रीय नीति, जो शिक्षा नीति है उसके ऊपर। तो अगर इसकी बिंदु देखेंगे आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, जो हमारा यहाँ शिक्षा आज के डेट में हो रहा है, इसको बोलते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन। इसको हम हिंदी में परिणाम आधारित विद्या बोलते हैं। हम जाना चाहते हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में। वैल्यू बेस्ड के मतलब है मूल्य आधारित शिक्षा जी। तो दोनों में बहुत अंतर है। इतना अंतर है कि हमारे बच्चों से लेके सबको सस्टेनेबिलिटी का ज्ञान होगा, यानी कैसे हमें रहना है, कैसे प्रदूषण को फैलाना नहीं है, मेरा क्या दायित्व है और मैं कैसे कर सकता हूँ। यही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी लोगों को कहा जाएगा कि आप जो भी विकसित करोगे, जो भी रिसर्च करोगे, बनाओगे, हाँ, जो भी बनाओगे वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, नेचर फ्रेंडली होना जरूरी है। तभी जाके हम विश्व कल्याण की बात कर सकते हैं, एक स्टेबल अर्थ की बात कर सकते हैं, या हमारे नेक्स्ट जनरेशन्स को हम अच्छी तरह से अर्थ को सौंप सकते हैं जिसमें साफ पानी भी होगा, अच्छी हवा भी होगी। बिल्कुल। तो ये सब चीजों की शुरुआत एजुकेशन से होगी और यहाँ एजुकेशन से ही होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही विकसित भारत, एजुकेशन पॉलिसी सबसे बेस है जी। मैं जिन बुद्धिजीवियों ने इसका कंसीव किया आइडिया को, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो बहुत सालों से, या आप कहें हंड्रेड्स ऑफ ईयर से चलता हुआ है, वो सारा सस्टेनेबल एजुकेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, हमने बीच में जो 50, 60, 70 साल जो भी हम आगे जैसे बढ़ना था बढ़े हैं, लेकिन अभी फिर से एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम ये भी सोच सकते हैं कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फिर से पुनः स्थापना करें, और टेक्नोलॉजी उसके माध्यम से भी हम अगर देखें तो हो सकता है हम विश्व कल्याण की बात कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ की भी भूमिका जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही करेगा। तो अगर आप हमसे ये सवाल पूछेंगे कि आपने एजुकेशन पॉलिसी को कैसे NIT में धरातल पे उतारा है, सबसे पहले हमने हमारा जो भी करिकुलम है उसको हम वैल्यू बेस्ड करिकुलम बनाने की पूरी कोशिश किया है। जब हम समग्र विकास की बात करते हैं तो हम कहते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबीइंगनेस। हमारी एजुकेशन नीति जो भी हम पढ़ रहे हैं, मकाले का जो विद्या नीति थी, जैसे हम पढ़ाई कर रहे थे, हमारी फोकस केवल मेंटल एबिलिटीज़ को आगे बढ़ाना था जी। और दूसरा, जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम इंसान की बात बहुत कम करते हैं, यंत्र की बातें ज़्यादा करने लगे। सो हमारा फोकस पूरा जो है इट इज़ सेंट्रिक और मशीन सेंट्रिक एजुकेशन हो गया है, वेयर एज इट शुड बी बोथ मशीन सेंट्रिक एज वेल एज पर्सन सेंट्रिक। अदरवाइज क्या होगा, और मैं तो मानता हूँ कि समाज का जो रिफ्लेक्शन है वो एजुकेशन की तहत ही होता है। अगर एजुकेशन वैल्यू बेस्ड होगा, जैसे मैंने कहा कि आपका मूल्य आधारित होगा, तो नेचुरली आप में भी वो भावनाएं आएंगे कि आप जो खोज करेंगे वो देश के हित में करेंगे, राष्ट्र के हित में करेंगे, या विश्व के हित में करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि अंधाधुन हम आगे बढ़ना है। तो हमारी टेक्नोलॉजी दोनों तरफ है, यूजफुल टेक्नोलॉजी भी है और इसका मिसयूज भी बहुत हो रहा है। तो दोनों को देख के मुझे लगता है कि मूल्य आधारित शिक्षा के साथ साथ ही हम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं। सर, जैसे आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो बात देश को आगे बढ़ाने की है और कंप्लीटली ओवरऑल डेवलपमेंट की है। और जितने भी हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि अपने आप में एक ना सिर्फ शिक्षा का स्तंभ है, ना अपने आप में ना सिर्फ एक्सपीरियंस है। हमारे साथ है प्रोफेसर BV रमणा जी, जो कि हैं डायरेक्टर NIT कुरुक्षेत्र से हमारे साथ। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट चल रही है, और अगर आपके 3 साल के टेन्योर को देखें और
मोर देन 3 डेकेड्स आपके एक्सपीरियंस को देखें जी। तो एक उद्देश्य को लेकर आप ने ज्वाइन किया था, जी। तो उस उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ आप कितने अग्रसर हैं, कहाँ तक पहुंच चुके हैं और आगे का 2 साल का टेन्योर आप किस तरीके से देखते हैं? मैंने 2 बिंदुओं पे ध्यान देने की, आकर्षित करने की कोशिश की। एक तो होलिस्टिक पर्सनालिटी approach, डेवलपमेंट। जी। अब होलिस्टिक में क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान देना होता है, लेकिन आप देखेंगे स्कूल्स में या कॉलेजेस में भी आजकल आज के दिन में मॉरल एजुकेशन पे नहीं पढ़ाते हैं। और दूसरी तरह जो है टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे सोसाइटी पे है और ख़ास करके बच्चों में है, तो वो जो है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, एक दूसरे से केवल वर्चुअली कनेक्ट होना शुरू हो गया। मोबाइल से ही बातें होनी, घर पे भी मोबाइल से ही बात हो रही है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो अब बाकी आप देखेंगे स्कूल्स में स्पोर्ट्स हुए, गेम्स, देन एनएसएस एक्टिविटीज़, एनसीसी एक्टिविटीज़, योगा, ये सब कहीं पे नज़र नहीं आते हैं। खास करके हमारे नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस में हम इतने फोकस्ड हो गए हैं कि हम केवल विषय वस्तुओं पे या मशीन सेंट्रिक लर्निंग ही हम करते आए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन इंसान को बढ़ाने के लिए उतना काम आया नहीं है। तो उसको लेकर आपने कदम इसीलिए ये कदम उठाया हमने कि ये सारी चीज़ें जो कि आपके स्कूल्स में कोर करिकुलर एक्टिविटीज़ हुआ करते थे, आजकल ये हमने मेन स्ट्रीमिंग कर दिया है। और इन सभी के भी क्रेडिट्स हैं। बच्चों को करेंसी क्या है? क्रेडिट्स। उनको क्रेडिट से मतलब है। तो हमने कहा ठीक है, हम इसको भी क्रेडिट्स में करते हैं। आप एनएसएस एक्टिविटीज़ करो, सोसाइटी को समझो, हमारे देश की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको उभारने की कोशिश करो, ब्रेन ड्रेन कम हो जाएगा। इनफैक्ट सर, अगर आपके कार्य प्रणाली की बात करें तो समवेयर यू हैव गिवन एम्फेसिस टू वायरलेस, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं और कैसे उसको आप आगे लेकर जा रहे हैं? क्योंकि एक स्टूडेंट कनेक्शन भी है, एक हमने टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़ना है, एक हम विकसित भारत की सोच के साथ भी जुड़ रहे हैं, पैरेलल हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ भी जुड़ रहे हैं। तो ये इतना मुश्किल नहीं है जी। मेरे हिसाब से हर इंसान के पास वही 24 घंटे होते हैं। यू शुड नो हाउ टू बैलेंस योर टाइम। ये नहीं कि अगर मैं खेल कूद में अच्छा लगता है तो पूरा समय उसी में रहूं, ये बात नहीं है। अगर मेरे को योगा अच्छा लगता है तो मैं क्या 24 आवर्स योगा करूं, ये भी ठीक नहीं है। आपको अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, मेंटली एजाइल रखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। तो हमारे पाठ्यक्रम में ये इवनिंग 4 to 7 ये कंपलसरी है। अच्छा। It is not in the during 9 to 5 or 9 to 4. We don't give these items. वो तो हम शाम को जब इनका टीचिंग आवर्स खत्म हो जाते हैं तो we make it compulsory. They go and play. They do yoga. They indulge in. तो जैसे आपने बोला था स्पिरिचुअल मेंटल ग्रोथ बहुत जरूरी है। अभी उस पर आया नहीं। उसके लिए हमने क्या किया, एक थॉट लैब शुरू किया है। थॉट लैब का मकसद ये है कि आजकल के बच्चों में बहुत सारा तनाव है, बहुत सारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स लेके प्रॉब्लम है, आप परफॉर्मेंस को लेके प्रॉब्लम्स है। तो या पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, या टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। तो कोशिश यही है कि जब तक हम मानते हैं ना, अगर मैं अच्छा तो जग अच्छा, तो यू हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ एंड मेक योरसेल्फ अ बेटर ह्यूमन बीइंग एज इन द प्रेजेंस ऑफ सोसाइटी। तो अगर आप अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा नज़र आएगा। तो इसलिए हमने एक थॉट लैब का कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसमें मेडिटेशन भी सिखाया जाता है और स्पिरिचुअल मास्टर्स भी आते हैं। जैसे आपके इस्कॉन के टीचर्स आते हैं, भगवत गीता पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को। कुरुक्षेत्र ऐसी नगरी में भगवत गीता ना पढ़ाए जुड़ना तो बहुत जरूरी है। तो वो अच्छी बात नहीं है ना। तो हमारे पूरा वर्ल्ड नॉलेज, क्या विश्व के नॉलेज, होलिस्टिक नॉलेज, सब कुछ आपको भगवत गीता से मिलता है। तो उससे जोड़ना भी हमारा एक प्रयास था और उसमें भी हम कामयाब हैं कि हमारे बच्चे जो 6000 हैं आज के डेट में, मैं कहता हूँ ये बच्चे सारे खुश हैं हमारे कैंपस में। जी। कारण क्या है, इन सारे त्योहार भी हम मनाते हैं कैंपस में। तो समवेयर जो यूनिटी का फील है उसके साथ भी जोड़ रहे हैं, मिट्टी के साथ भी जोड़ रहे हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ के साथ भी जोड़ रहे हैं, एजुकेशन के साथ भी जोड़ रहे हैं। तो ये होलिस्टिक अप्रोच है। तो ये एक बिंदु है एजुकेशन पॉलिसी का जो कि बहुत फर्मली ये बिलीव करता है जब तक समग्र व्यक्ति का वो विकास नहीं होगा तब तक
राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता और विश्व का निर्माण बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रोफेसर, मैं काफ़ी देर से सोच रही थी क्योंकि मुझे वो सोच आ रही थी कि कभी आप स्टूडेंट थे, अब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक पोजीशन पर हैं, कभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले का दौर था और अब का दौर है, और इनफैक्ट कभी जब एनआईटी में आप आए थे तो कितना बदलाव आपने देखा है, कितनी चीज़ें अच्छी हुई हैं, कितना जैसे आपने बताया कि टेक्नोलॉजी भी एडवांस हुई है और समवेयर अब बौद्धिक विकास की ओर भी काम हो रहे हैं, लेकिन आप उस वक्त से लेकर अब तक कितना कुछ बदलाव विटनेस करते हैं। पहले बिंदु में मैंने ये कहा है कि अगर पूरा राष्ट्र ये देख रहा है कि हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50 पहुँचे, यानी 100 बच्चे अगर हैं तो एटलीस्ट 50 का हम एजुकेशन करें, मतलब बड़ा विशाल देश है जी, और 30% यूथ है, तो बहुत सारा काम हमें आगे करना है, लेकिन शिक्षा का माध्यम है तो 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लाना है। मैंने आपको बताया हमारा जर्नी है 10 गुना बच्चों को हमने बढ़ाया, तो इसका मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए ग्रोथ ऑफ ए नेशन, इफ़ यू लुक एट टेक्नोलॉजी ऑल्सो, इफ़ यू लुक एट अदरवाइज ऑल्सो। सो पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु ये है कि पिछले 10-15 साल से जो राष्ट्र की नीतियां बन रही है, जो विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो एनआईटीज़ को बदलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आज के दिन में, क्योंकि हमें भी योगदान करना है, तो हमें भी जैसी अभी दौड़ लगा रही है देश, हमें भी उसके साथ चलना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने 2022 और 25 के बीच में, आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे देश में शायद पहली बार ऐसा किसी ने सोचा और करा होगा कि हमने 8 बीटेक प्रोग्राम्स, जहाँ कि हम 50 साल 7 बीटेक प्रोग्राम चला रहे थे, तो नॉर्मली 1-2 ऐड करने चाहिए, लेकिन समय ऐसा है और टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से दौड़ रही है और इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट्स इतने तेज़ी से बढ़ रही है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू गो विद द टाइम्स। तो 8 बीटेक प्रोग्राम्स हमने शुरू कर दिया है, जो कि अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, अब आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, एआई की बातें करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आपने सर बताया था कि एक फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकल हम आइडियाज जनरेट करें एक मशीन की तरफ, तो जब आप ये मेंशन कर रहे थे तो मेरे दिमाग में था कि एआई से जुड़ा हुआ सवाल भी जरूर देखिए, जब लोग, अच्छा हमारा अभी भी काम है टेक्नोलॉजी के माध्यम से मशीन्स को ही बढ़ाना है, इसके साथ आगे बढ़ना है जी। मशीन्स को हम पहले हम चलाते थे, अब हम सोच रहे हैं कि मशीन्स अपने आप चलेंगी। हाँ। आगे ये है कि वो जो हम चाहते हैं वो अब उसी तरह से, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, अब आप देखेंगे एंकरिंग भी हमें करने की जरूरत नहीं है, वो भी एआई ले लेगा। बिल्कुल। और टीचिंग का जॉब्स भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंट्रोड्यूस भी किया जा रहा है, टीचिंग की जॉब्स भी वो ले लेंगे, या ऐसे इंडस्ट्री का काम भी वो ले लेगा। यानी जो भी रिपीटिटिव वर्क्स हैं और थोड़ा इंटेलिजेंट काम भी है, वो सारा एआई, डेटा साइंस के जरिए और डीप लर्निंग के जरिए ये सारा वहाँ आ जाएगा। So it would be a threat or an opportunity? Both ways. It can be seen as a threat. जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजी इज ए बून एंड ए बेन, ये नॉर्मली हमारा स्टेटमेंट रहता है। टेक्नोलॉजी एक एलिफेंट जैसा है, इसको आप ऊपर बैठेंगे तो सेफ हैं, आप उसके नीचे आएंगे तो आपके लिए खतरा है। सो मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज एनीवे गोइंग टू क्रिएट ए प्रॉब्लम। तो आपको टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, जैसे फ़ोन है, फ़ोन को अच्छी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इज़ बोथ वेज। तो जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन के दौर है, 4.0 अभी 5.0 की बात कर रहे हैं, जिसमें मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगा। अभी जो बचा हुआ है वो इंटेलेक्चुअल लेबर, जो दिमाग वाले हैं, जो सोच सकते हैं, उनकी जॉब्स रहेंगे, बाकी रूटीन जॉब्स सारे ये ले लेंगे। तो जैसे अभी आईओटी है, नेटवर्किंग, पूरा विश्व की नेटवर्किंग हो रही है। मैं आपको वैसे ही चौंकाने वाली बात कह रहा हूँ, 10 साल के बाद मोबाइल हाथ में नहीं होगा आपके स्लीव में लग जाएगा, या आपके नथनी में लगेगा, कहीं और लग जाएगा, आपको पूरा कनेक्टिविटी मिलता रहेगा। लेकिन फिटनेस घड़ी की जगह बैंड आ रहे हैं, रिंग्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग। जी, दिस इज द वे द सोसाइटी होती जा रही है, जी, विल चेंज। दिस इज द वे टेक्नोलॉजी इज इन्फ्लुएंसिंग। मैं और एक बात इजीली समझाने के लिए कहता हूँ कि शुरू में पूरे जब विश्व शुरू हुआ,
तो हमारी लड़ाई थी कि रोटी कपड़ा मकान, ये चला था बहुत हज़ारों साल। उसके बाद बहुत कम समय में हम कम्युनिकेशन के दीवाने हैं। तो कम्युनिकेशन के बिना आज हम अपने आप को पूरा नहीं मानते अगर मेरे पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल। ऐसे ही कल जाके रोटी कपड़ा मकान कम्युनिकेशंस एआई भी आने वाला है। मतलब एआई आपके जीवन में इतना ज़्यादा हावी हो जाएगा कि हर चीज़ में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नजर आएगा। इनफैक्ट कुछ दौर में तो वो एंटर कर भी चुका है। आज की जो हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना, उनकी ना सिर्फ कान के साथ जोड़ना, उनकी किस तरीके से आप उस काम को देखते हैं उसके साथ भी जोड़ना। सर, एक मेरा पर्सनल सवाल है, क्योंकि जब हम देश की बात करते हैं, देश के उत्थान की बात करते हैं, इनफैक्ट आप भी उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच भी हैं, क्योंकि ना सिर्फ आप एक पोजीशन पर हैं बल्कि स्टूडेंट्स की सोच को उस तरफ लेकर जा रहे हैं। तो जब ब्रेन ड्रेन की बात होती है या डॉलर ड्रेन की बात होती है, बचपन में हम इस पर निबंध लिखा करते थे, लेकिन आज वो एक बहुत बड़ा मुद्दा पहुंचा है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? किस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को अगर आप देखेंगे कि पूरे देश में कितने लाखों बच्चे एंट्रेंस टेस्ट के जरिए एक इंजीनियरिंग सीट या मेडिकल सीट या लॉ में या कहीं पे भी जाने की कोशिश करते हैं एडमिशन्स की, और जो बेस्ट ब्रेन्स हैं वो अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं, NITs, IITs, IIMs, एम्स ऐसे जगह पे वो अपनी एडमिशन लेते हैं। अच्छा, जैसे ही आते हैं इनके साथ डॉलर ड्रीम भी शुरू हो जाता है। पेरेंट्स भी इसी क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि मेरे बच्चे का पैकेज क्या होगा? अगला सवाल इनफैक्ट सर आपने खुद ही समझ लिया, रिलेटेड था प्लेसमेंट से। और प्लेसमेंट्स कैसे होंगे, कितना पैसा मिलेगा, और ये इनको विदेश जाने का भी एक सपना बहुत ज़्यादा इनके साथ है, स्कोप भी है। तो मैं इसको बुरा नहीं मानता, लेकिन बैलेंस जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखें तो घर वापसी जरूरी है। घर वापसी से ज़्यादा मैं तो मानता हूँ जाना ही नहीं है। तो घर वापसी तो दूर की बात है। तो मेरी ये सोच है कि हमारे देश में 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस हैं, और हमारा देश का जो GDP है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। तो अगर हम एग्रीकल्चर जो इतना लार्ज बेस है हमारा, क्या हमारे पास समस्याएं नहीं हैं? बहुत कुछ है। तो इनको NITs, IITs और सब लोग भी काम करना चाहिए, और ये बच्चे जो हैं वो उद्यमिता की ओर से, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर से भी हमारे यहाँ काम करें, बल्कि बाहर जाए। तो इससे जो मेरा इंटेलेक्चुअल कैपिटल है जी, वो मेरे देश का काम आया, ऐसी मेरी एक विचार है। अब लेकिन 30-40 साल से हम देख ही रहे हैं कि सब लोग विदेश जाना पसंद करते हैं, फ्रॉम डेवलपिंग नेशंस टू डेवलप्ड नेशंस। तो हम भी तो डेवलप्ड नेशन बने, यही तो ख्वाब है हमारा, यही तो विकसित भारत का ख्वाब है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अभी से, जैसे धनकर जी हमारे उपराष्ट्रपति जी बताए हैं, मुझे भी उनसे सहमति है कि डॉलर ड्रेन और ब्रेन ड्रेन दोनों हमें सोचना चाहिए, और ये सोच ऐसा होना चाहिए कि हमारी विद्या व्यवस्था में ही ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए, राष्ट्र भावना, नेशनल फीलिंग्स, और कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप और जो स्टार्टअप्स का कल्चर गवर्नमेंट ने भी शुरू कर दिया है। तो इसमें भी बहुत स्कोप है। अभी आपने बजट में भी देखा है, लॉट ऑफ एम्फेसिस इज गिवन टू स्टार्टअप कल्चर एंड लॉट ऑफ मनी। एंड आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। उसमें अब NITs का भी रोल यही है कि हम भी उनके साथ भागीदारी करें, और जितना हो सके रिसर्च हम भी करें, विदेश से भी हो रहा है, हमारे यहाँ भी होगा, तो हम भी कदम कदम लाके आगे बढ़ेंगे। तो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन का मकसद ये है। प्रोफेसर, आपने ना सिर्फ अपनी सोच को बल्कि अपनी इच्छा को भी इस सवाल के जवाब के साथ जोड़ा, क्योंकि शख्सियत एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम ओवरऑल पर्सनालिटी पर बात करते हैं। हम अपने आपके कार्य के बारे में बात किया। अब कुछ जाते जाते सवाल होगा आपकी रुचि से रिलेटेड, क्योंकि पूरा टाइम शेड्यूल भी बिजी रहता है, तो उसमें कुछ टाइम आप अपने आप को खुद के लिए जरूर देते होंगे, तो देखिए, वो किस तरीके से आप बताते हैं? ऐसा है कि मेरा एक सपना है कि अगर मैं विकसित राष्ट्र देखूं या आगे का समाज देखूं, तो मुझे अपने बच्चे सेंसिबल होना चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी एंड दे आर माई फ्यूचर, दे आर माई नेक्स्ट जनरेशन। तो अगर हम, यही होता है ना कि द वे यू सो यू रीप,
अगर आप सही जैसा मायने बोओगे में वैसा बोओगे पाओगे। उसी हिसाब से आपको पाना है। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन पॉलिसी वो सोच है, वो बीज सीड है। है, वो बीज है, जिसको अगर आने वाले 20 साल में अगर हम और मेरे जितने भी गवर्निंग ऑफिसर्स हैं, मेरे मिनिस्ट्री है और जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सोच है, मुझे लगता है कि अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे करें तो आने वाले 20 साल में हम विश्वगुरु बन के ही रहेंगे। अब आपने सवाल का जवाब मुझे ये देना है कि मेरा पूरा लाइफ जो है मेरे बच्चों के लिए समर्पित है, तो उनके लिए जितना भी सोचूं, उनके लिए जितना भी काम करूं, वही मेरे लिए रिक्रिएशन भी है। एक मजाक में मेरे बच्चे भी कहते हैं तुम्हारे तो 6000 बच्चे, हम कहाँ हैं। तो ये एक सोच की बात है कि ये टाइम्स आर लाइक दिस कि अभी नॉन लीनियरली हम चीज़ों को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, विश्वगुरु बनना है। तो अगर बनना है तो विश्वगुरु के साथ साथ एक और भी हम कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम। केवल हम विश्वगुरु तब बनेंगे जब हम हमारे बारे में भी सोचें और हमारे देश का कल्याण की बात करें, विश्व कल्याण की बात करें। तो वो ये SDGs की बात है। और जब आप देखेंगे ज़ीरो हंगर, पॉवर्टी, ये सब क्या है? 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट हैविंग फूड, नॉट एजुकेशन, नो गुड मेडिकल फैसिलिटीज़। तो हमारा अभी लंबा रास्ता है इनको हासिल करने के लिए। तो मेरा पूर्ण मानना है कि एजुकेशन पे जितनी लागत लगेगी, जितनी तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे, तो हम विश्व कल्याण की ओर चलेंगे। और जो सपना है कि एक जस्ट सोसाइटी हमें चाहिए जहाँ सब कोई खुशहाल हो, एवरीबडी इज़ हैप्पी। इट्स अ वेरी बिग ड्रीम, बट एवरीबडी शुड हैव द ड्रीम। तो एक जमाना था हमारा सोने की चिड़िया थी, एंड आवर GDP यूज्ड टू बी 33% ऑफ द वर्ल्ड GDP। बिल्कुल। तो आज फिर से हम आ सकते हैं, बिल्कुल वापसी कर सकते हैं अगर मूलभूत तरीके से हम शिक्षा के साथ जुड़े। कहते हैं कि हम वही बन जाते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं, लेकिन ये सोच की शुरुआत होगी शिक्षा के साथ। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ी, एक ऐसी शख्सियत जुड़ी जिसने न सिर्फ हमें हमारी मिट्टी के साथ जुड़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जुड़ा, विकसित भारत की सोच के साथ जुड़ा, बल्कि मूलभूत आवश्यकता शिक्षा के साथ जुड़ा। आज हमारे साथ प्रोफेसर BV रमणा जी जुड़े, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप इस कार्यक्रम के साथ DD चंडीगढ़, DD हरियाणा और DD पंजाबी के साथ जुड़ेंगे, हमारे YouTube चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। और ऐसे ही शख्सियत कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ अगले कार्यक्रम में हम आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। नमस्कार। नमस्कार।